जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आरएम क्लासेस। आई एम सूरज। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे 6 सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स के बारे में। वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि इस वीडियो में जो भी करंट अफेयर्स हमने सेलेक्ट किए हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। आप चाहें तो इस वीडियो के पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप वहाँ पे उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लेट्स स्टार्ट। आपका पहला टॉपिक है, भारत ने ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण किया है। ये बहुत ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है यह कि हैदराबाद स्थित रोबोटिक्स कंपनी ग्रेने रोबोटिक्स ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित एक अभिनव स्वायत्त एंटी ड्रोन प्रणाली इंद्रजाल विकसित की है। भारत में अपनी तरह की विशेष प्रणाली है और यह पहली प्रणाली है। इसमें परमाणु प्रतिष्ठानों और तेल रिग जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं के साथ साथ बड़े क्षेत्रों, संभावित रूप से पूरे शहरों को विभिन्न ड्रोन खतरों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी विशेषता यह है कि यह जो है प्रति यूनिट 4000 वर्ग किलोमीटर तक की प्रभावशाली कवरेज रेंज प्रदान करता है, जो विभिन्न प्रकार के ड्रोन के खिलाफ व्यापक सुरक्षा प्रदान करता है। इंद्रजाल अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करता है और ड्रोन रक्षा तकनीक की एक महत्वपूर्ण प्रगति है। बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एकीकरण के साथ मॉड्यूलर डिजाइन की, तो इंद्रजाल में लगे ब्लॉक के समान एक मॉड्यूलर डिजाइन है जिसमें प्रौद्योगिकी की 12 अलग अलग परतें शामिल है जो सभी कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित है और यह खतरों का पता लगाने, पहचानने और वर्गीकृत करने, ट्रैक करने और बेअसर करने की वास्तविक समय क्षमताओं के साथ 360 डिग्री सुरक्षा प्रदान करता है। सिस्टम बहुत ही कम समय में खतरों का जवाब दे सकता है, जिसमें खतरे का जीवन काल 30 सेकंड से लेकर कुछ मिनटों तक का ही होता है। तो यह साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है कि ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण किया गया है। इसका एक अलग पॉइंट यह भी है कि वाइड एरिया काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम के रूप में यह अद्वितीय स्थिति के केस में रहता है। इंद्रजाल दुनिया का एकमात्र व्यापक क्षेत्र वाला काउंटर मानव रहित विमान है। यह एक एकीकृत सुरक्षा समाधान प्रस्तुत करता है जो मोबाइल खतरों को प्रभावी ढंग से संबोधित करता है, जिसका मुकाबला करने के लिए पारंपरिक स्थैतिक रक्षा प्रणालियां संघर्ष करती रहती है। और ये इसका सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि ये मेड इन इंडिया है। इसे भारत में विकसित किया गया है, जो प्रौद्योगिकी और रक्षा में देश की क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। तो ये सच में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका एक पॉइंट यह भी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एकीकरण के साथ मॉड्यूलर डिजाइन भी इसमें है, जैसे जिसमें प्रौद्योगिकी की 12 अलग अलग परतें शामिल है जो सभी कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित है। पहले WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 के परिणाम को रेखांकित करने वाला गुजरात घोषणा पत्र जारी किया गया है। बता दें कि WHO ने गुजरात घोषणा पत्र के रूप में पहले WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 का परिणाम दस्तावेज जारी किया है। इस सम्मेलन का आयोजन WHO द्वारा किया गया था और 17 से 18 अगस्त 2023 में गांधीनगर गुजरात में आयुष मंत्रालय द्वारा सह मेजबानी की गई थी। आइए इस खबर के बारे में जानते हैं कि गुजरात घोषणा पत्र जो है स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारंपरिक चिकित्सा के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है, जो समग्र रूप से स्वास्थ्य देखभाल दृष्टिकोण को समझने और लागू करने के लिए कठोर वैज्ञानिक तरीकों की आवश्यकता पर जोर देता है। इस सम्मेलन के मुख्य उद्देश्यों में बात करें तो साक्ष्य आधारित पारंपरिक पूरक एकीकृत चिकित्सा को बढ़ाना हो या मानकीकृत दस्तावेजीकरण को बढ़ाना हो और TCIM संदर्भ नैदानिक और TCI संदर्भ केंद्रों का एक वैश्विक नेटवर्क स्थापित करना इसमें शामिल है। घोषणा TCI में संबंधित डिजिटल संसाधनों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों, विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ उठाने पर जोर देती है। तो चूंकि इस सम्मेलन का समग्र रूप से आयोजन किया गया था WHO और आयुष मंत्रालय द्वारा, तो जान लेते हैं WHO के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कि संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और विश्व स्वास्थ्य दिवस
हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक है इथियोपिया के टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस। बात कर लेते हैं आयुष मंत्रालय की, तो आयुष का एब्रिविएशन होता है आयुर्वेद, रोग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए यह योजना 9 नवंबर 2014 को आयुष मंत्रालय के द्वारा स्थापित करके बनाई गई थी। यह आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी के क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान पर केंद्रित है। वर्तमान में आयुष मंत्री हैं अभी सर्बानंद सोनोवाल। बढ़ते अगले खबर की तरफ। कॉग्निजेंट इंडिया के एमडी राजेश नाम्बियार को नैस्कॉम चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है। यह भी अपॉइंटमेंट पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज है कि भारतीय आईटी और तकनीकी व्यापार निकाय नैस्कॉम ने कॉग्निजेंट इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजेश नाम्बियार को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। नाम्बियार व्यापार मंडल के नए अध्यक्ष के रूप में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के पूर्व अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी का स्थान ले रहे हैं। नाम्बियार जी अनंत माहेश्वरी के स्थान पर नैस्कॉम के चेयरपर्सन नियुक्त किए गए हैं। बात करें नैस्कॉम के बारे में, तो भारतीय प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए सर्वोच्च निकाय है ये नैस्कॉम। ये एक गैर लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी और वर्तमान में 3000 से ज्यादा कंपनियां इसमें सदस्य के तौर पर शामिल हैं। चाहे वो भारतीय हो चाहे वो बहुराष्ट्रीय हो, दोनों संगठन इसमें शामिल है जिनकी भारत में उपस्थिति है। सदस्यता उद्योग के संपूर्ण स्पेक्ट्रम के स्टार्टअप से लेकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों और उत्पादों से लेकर सेवाओं, वैश्विक सेवा केंद्रों में से लेकर इंजीनियरिंग फर्मों तक फैली हुई है। नैस्कॉम का जो मिशन है बेसिकली नीति वकालत के माध्यम से प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास के लिए अभिन्न वास्तुकला का निर्माण करना है और इस क्षेत्र में अपनी क्षमता को उजागर करने के लिए और नई सीमाओं पर हावी होने के लिए रणनीतिक दिशा स्थापित करने में मदद करना है। वर्तमान में नैस्कॉम के संस्थापक नैस्कॉम के संस्थापकों में है नंदन नीलकिनी और दिवांग मेहता जी, जिसकी स्थापना 1 मार्च 1988 को हुई थी और नैस्कॉम का मुख्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश। सत्यजीत मजूमदार को डॉक्टर डीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। मुंबई टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड लेबर स्टडीज के डीन प्रोफेसर सत्यजीत मजूमदार को डॉक्टर डीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर मजूमदार को उद्यमिता को बढ़ावा देने और मजबूत करने में उनके काम के लिए एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनर, एजुकेटर और मेंटर के लिए डॉक्टर डीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है। आइए जानते हैं इस पुरस्कार के बारे में। किसी पेशेवर को उद्यमिता प्रशिक्षण, शिक्षा, परामर्श, ज्ञान या प्रौद्योगिकी संचालित स्टार्टअप में उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन और योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें 1 लाख रुपए की राशि होती है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। उच्च स्तरीय पुरस्कार समिति द्वारा नामांकित व्यक्ति की उपलब्धियों के विश्लेषण और नामांकित व्यक्ति के व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर यह निर्णय लिया जाएगा। पुरस्कार समिति का अंतिम निर्णय ही सभी आवेदकों पर बाध्यकारी होता है। तो इस प्रकार सत्यजीत मजूमदार को डॉक्टर डीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला खबर है आपका, मैकगेही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। 29 साल की डेनियल मैकगेही जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला खिलाड़ी बनने जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहली बार एक ट्रांसजेंडर महिला खिलाड़ी आईसीसी से संबंधित टूर्नामेंट में भाग लेगी। ऑस्ट्रेलिया के दाएं हाथ के बल्लेबाज जो 2020 में कनाडा चले गए, उन्होंने आईसीसी के अनुसार पुरुष से महिला संक्रमण के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा कर लिया। मैकगेही को महिला टी20 अमेरिका क्वालिफायर के लिए कनाडा की टीम में नामित किया गया है, जो कि टी20 विश्व कप 2024 का मार्क टूर्नामेंट है। इस खबर को तोड़ने वाले पहले व्यक्ति जो मैकगेही ने 3 साल पहले 2020 में सामाजिक रूप से पुरुष से महिला परिवर्तन किया था, जिसके बाद उन्हें एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ा और 2021 में उन्होंने चिकित्सा परिवर्तन करा लिया। आईसीसी के एक बयान के अनुसार भाग लेने के लिए आवश्यक सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद डेनियल मैकगेही महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शामिल होने के लिए पात्र हो गई हैं। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है मैकगेही, जिनका पूरा नाम है डेनियल मैकगेही। अगला खबर है आपका, उदयपुर की प्रवीणा अंजना ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है। यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है कि उदयपुर की 23 साल की प्रवीणा अंजना ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता और इस अक्टूबर 2023 में जापान में होने वाली मिस इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपना स्थान सुरक्षित किया। प्रवीणा अंजना ने कम उम्र में अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत की थी और हाल ही में
अगस्त में मिस डिवाइन क्विटी प्रतियोगिता में भी जीत हासिल की थी। इस प्रकार प्रवीणा अंजना के नाम 2 खिताब, मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 और अगस्त में मिस डिवाइन ब्यूटी 2023 दोनों प्रतियोगिता में जीत हासिल की है। मिस इंटरनेशनल की बात करें तो इसका आयोजन इंटरनेशनल कल्चर एसोसिएशन द्वारा किया जाता है और इसका उद्घाटन समारोह 12 अगस्त 1960 को हुआ था, जिसका मुख्यालय टोक्यो में है। वर्तमान में मिस इंटरनेशनल संगठन के अध्यक्ष हैं अकेमी सुमोमुरा। बढ़ते अगले खबर की तरफ, भारत सरकार ने उल्लास को बढ़ावा देने के लिए साक्षरता सप्ताह शुरू किया है, जिसका नाम है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। भारत में शिक्षा मंत्रालय उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 1 से 8 सितंबर 2023 तक साक्षरता सप्ताह मना रहा है, जिसका लक्ष्य भारत में पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर भागीदारी को प्रोत्साहित करना और सभी नागरिकों के बीच जिम्मेदारी की भावना को जागरूक करना। तो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय द्वारा 1 से 8 सितंबर 2023 के तौर पर मनाया जा रहा है। उल्लास की बात करें तो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो 2022 से 27 तक चलेगी और इस योजना में 5 घटक शामिल है। कौन कौन से वो देख लेते हैं। मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता, महत्वपूर्ण जीवन कौशल, बुनियादी शिक्षा, व्यवसायिक कौशल और सतत शिक्षा, ये इस योजना के 5 घटक हैं। तो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा बतौर 1 से 8 सितंबर तक साक्षरता सप्ताह की तरफ मना रहा है। योजना के लोगों का नारा है समाज में सभी के लिए आजीवन सीखने की समझ, जिसको उल्लास कहते हैं, और जन जन साक्षर को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा 29 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में NEP 2020 की तीसरी वर्षगांठ उत्सव के दौरान इस योजना को लॉन्च किया गया था और इसका नारा क्या है, समाज में सभी के लिए आजीवन सीखने की समझ। प्रतिवर्ष 8 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस साक्षरता को एक मौलिक मानव अधिकार और विभिन्न सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने का एक उपकरण है जो दोनों के रूप में मनाने की वकालत करता है। यानी प्रतिवर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। बात करें उल्लास से संबंधित तो उल्लास मोबाइल ऐप एक मंच के रूप में कार्य करता है जहां शिक्षार्थी और स्वयं सेवक साक्षरता और शैक्षिक कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारत में एक व्यापक ढांचा है जिसे 21वीं सदी की मांगों के अनुरूप शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो उल्लास एक मोबाइल ऐप भी है और प्रतिवर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है और नव भारत साक्षरता कार्यक्रम भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। बात करते हैं अगले खबर की तरफ। तो अगला खबर है आपका, जर्मनी जो है बांग्लादेश के विकास के लिए 191 मिलियन यूरो दे रहा है। तो आइए इस खबर के बारे में जानते हैं कि जर्मनी बांग्लादेश को सतत विकास परियोजनाओं और महिला सशक्तिकरण के लिए 191 मिलियन यूरो प्रदान करेगा। इस संबंध में जर्मनी और बांग्लादेश ने ग्रीन एंड जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन, सतत शहरी विकास, सतत आपूर्ति श्रृंखला, जैव विविधता और महिला सशक्तिकरण के साथ साथ कॉक्स बाजार में मेजबान और विस्थापित समुदायों के लिए समर्थन पर केंद्रित परियोजनाओं के साथ द्विपक्षीय समझौते पर एक हस्ताक्षर किया। तो मोटा मोटी ये सिर्फ इस प्रश्न में ये दम है कि एज एग्जाम में पूछा जाता है कि किस कंट्री ने किस कंट्री को कितने रुपए बतौर कर्ज दिया। तो जर्मनी ने बांग्लादेश के विकास के लिए 191 मिलियन यूरो दिया है। अगला खबर है आपका, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है। तो मुख्यमंत्री सुक्खू जी ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना शुरू की है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर जिले में मुख्यमंत्री खेल क्षमता पुनर्निर्माण आकांक्षाएं और आजीविका योजना की शुरुआत की, जिसे सबल कहते हैं। विशेष रूप से विकलांग बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए है और इस योजना का इरादा हमीरपुर, सोलन और शिमला 3 जिलों के लगभग 400 स्कूलों में ऐसे बच्चों की विशेष देखभाल करने से संबंधित है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अभ्यास हिमाचल और शिक्षक सहायता चैटबॉट भी लॉन्च किए जो स्विफ्ट चैट ऐप के माध्यम से पहुंच योग्य है, जो व्हाट्सएप के समान आसानी से आदान प्रदान किया जा सकता है और संवादात्मक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा यह संचालित है। ठीक है, तो सबल योजना हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है। बढ़ते अगले खबर की तरफ, IIT जोधपुर के वैज्ञानिकों ने अच्छी वायु गुणवत्ता के लिए कोड उपकरण विकसित किया है। आइए जानते हैं इस खबर के विश्लेषण में कि IIT जोधपुर के शोधकर्ताओं की एक टीम ने अच्छी इंडोर वायु गुणवत्ता के लिए एक नया उपकरण विकसित किया जो लंबे समय तक जीवित रहने वाले रोगजनकों और छोटे आकार के एरोसोल को वर्तमान में उपलब्ध इंडोर एयर प्योरीफायर जो लंबे समय तक जीवित रहने वाले रोगजनकों और छोटे आकार के एरोसोल को वर्तमान में उपलब्ध इंडोर एयर प्योरीफायर प्रभावी ढंग से
नहीं निपटाते हैं। कोल्ड प्लाज्मा डिटर्जेंट इन एनवायरमेंट, कोड जो है इस तकनीक पर आधारित है कि नया उपकरण 99.9% से अधिक हानिकारक रोगजनकों को निष्क्रिय करने में सक्षम है और गुणवत्तापूर्ण इंडोर वायु प्रदान करता है। प्रौद्योगिकी का उद्देश्य इंडोर वातावरण में एरोसोल परिवहन और एरोसोल संक्रामकता दोनों से एक साथ निपटना है और संदूषण के स्रोत पर कब्जे वाले स्थान में हवा का सक्रिय रूप से उपचार करना है। यह अवधारणा नैनो प्रौद्योगिकी के साथ संयोजन में गैर संतुलन वाले कोल्ड प्लाज्मा पर आधारित है। यह उपकरण मातृ प्रकृति के समान वातावरण में कोल्ड प्लाज्मा डिटर्जेंट आयनों के साथ साथ सकारात्मक आयनों वाले नकारात्मक आयनों की इष्टतम सांद्रता उत्पन्न करता है। तो IIT जोधपुर के वैज्ञानिकों ने अच्छी वायु गुणवत्ता के लिए कोड उपकरण विकसित किया है। अगला खबर है आपका, एक सैन्य अभ्यास है त्रिशूल, जो भारतीय वायुसेना द्वारा चीन पाकिस्तान सीमा पर अभ्यास किया जा रहा है। यह अभ्यास 4 से 14 सितंबर तक लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर और पंजाब सहित उत्तरी क्षेत्रों में होगा। भारतीय वायुसेना चीन और पाकिस्तान की सीमा पर उत्तरी क्षेत्र में प्रमुख प्रशिक्षण अभ्यास त्रिशूल कर रही है, जिसमें राफेल, मिराज 2000 समेत लड़ाकू विमानों के साथ चीनूक, अपाचे सहित भारी लिफ्ट परिवहन विमान और हेलीकॉप्टर के साथ अभ्यास किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक त्रिशूल युद्धाभ्यास भारत की उत्तरी सीमा पर 1400 किलोमीटर के क्षेत्र में किया जा रहा है। इसमें पंजाब सहित जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के इलाके भी शामिल है। मध्य अफ्रीकी देश गैबोन में जनरल ब्राइस क्लाइटायर एलुगोई नगुएमा ने सोमवार को राष्ट्र प्रमुख की शपथ ली। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि गैबोन में जो राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ था उसमें चुनाव परिणाम रद्द कर दिए जाने के बाद वहां की सेना ने तख्ता पलट करके सैन्य प्रमुख को वहां का राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त कर दिया है। ठीक है, सैन्य तख्ता पलट के बाद गैबोन को अफ्रीकी संघ से निलंबित कर दिया है और वहां के जो राष्ट्रपति थे अली बोंगो, जो चुनाव में जीते थे, इस रिजल्ट के डिक्लेरेशन के बाद चुनावी धांधली का आरोप लगने पर उनको अपदस्थ कर दिया गया और उसके एक सप्ताह के भीतर सैन्य नेता जनरल ब्राइस क्लाइटायर एलुगोई नगुएमा ने सोमवार को राष्ट्रपति प्रमुख के रूप में अंतरिम शपथ ली। तो इस प्रकार मध्य अफ्रीकी देश गैबोन के नए राष्ट्रपति कौन हो गए? एलुगोई नगुएमा। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जिनसे एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। आप इन्हें पढ़ें, रिवाइज करें और इस वीडियो के बारे में अगर कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में।